प्रणाम मुद्रा में आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पेज नंबर ओपन करेंगे अपने पीडीएफ का। आज हम लोग स्प्लीन को दोबारा पढ़ेंगे। हमने कल बोला था कि प्लीहा जो पढ़ा था कल हेडिंग, उसको दोबारा रीड करेंगे। ये पेज नंबर 12 पे आएंगे। जिसको भी पढ़ना है वो रीड करेंगे। प्लीहा एवं इसके कार्य, इसको दोबारा पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सरोज जी पढ़ेंगे। जी मैम 12th है मैम। हाँ 12th में है प्लीहा तिल्ली एवं उसके इसके कार्य। कहाँ पे है दिख नहीं रहा मुझे। हृदय स्थली त्रिभुजाकार अंशपेशी, ये है 12th में। और इसी के नीचे आइए 12 पेज नंबर पे, 12 पेज नंबर पे 12। हाँ उसमें देखिए प्लीहा एवं इसके कार्य लिखे। हाँ मैम ठीक 13 में। जी 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 हाँ। प्लीहा तिल्ली एवं उसके कार्य। तिल्ली लसीका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। उदर गुहा के ऊपरी बाएं क्षेत्र में स्थित प्लीहा का प्राथमिक कार्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, सेलुलर मलबे और बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों के रक्त को फिल्टर करना है। हाइमन्स की तरह प्लीहा घर और लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं की परिपक्वता में सहायता करता है। लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो विदेशी जीवों से रक्षा करती हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करने में कामयाब रहे हैं। लिम्फोसाइट्स कैंसर
कोशिकाओं को नियंत्रित करके शरीर को खुद से भी बचाते हैं। प्लीहा रक्त में एंटीजन और रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए मूल्यवान है। प्लीहा को अक्सर एक छोटी मुट्ठी के आकार के रूप में वर्णित किया जाता है। यह रिब केज के नीचे, डायफ्राम के नीचे और बाईं किडनी के ऊपर स्थित होता है। प्लीहा धमनी के माध्यम से आपूर्ति किए गए रक्त से भरपूर होता है। इस अंग में रक्त प्लीहा शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है। प्लीहा में अपवाही लसिका वाहिकाएं भी होती हैं, जो लसिका को तिल्ली से दूर ले जाती हैं। लसिका एक स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त प्लाज्मा से आता है, जो केशिका विस्तरों पर रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलता है। यह द्रव कोशिकाओं को घेरने वाला अंतरालीय द्रव बन जाता है। लसिका वाहिकाएं लसिका को शिराओं या अन्य लिम्फ नोड्स की ओर एकत्रित और निर्देशित करती है। प्लीहा एक नरम लंबा अंग है जिसमें एक बाहरी संयोजी ऊतक होता है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। यह आंतरिक रूप से लोब्यूल नामक कई छोटे वर्गों में विभाजित होता है। तिल्ली में वे दो प्रकार के ऊतक होते हैं, लाल गूदा और सफेद गूदा। सफेद गूदा लसिका ऊतक है जिसमें मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नामक लिम्फोसाइट्स होते हैं जो धमनियों को घेरते हैं। लाल गूदे में सिरा परक, साइनस और प्लीहा डोरियां होती हैं। सिरा परक साइनस अनिवार्य रूप से रक्त से भरी गुहाएं हैं, जबकि प्लीहा डोरियां संयोजी ऊतक है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं और कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज सहित होती हैं। प्लीहा का प्रमुख कार्य रक्त को छानना है। तिल्ली विकसित होती है और परिपक्व प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन करती है जो रोगजनकों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। प्लीहा के सफेद गूदे के भीतर बी और टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और उस जिसमें संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता शामिल है। टी कोशिकाओं में टी सेल रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन होते हैं जो टी सेल झिल्ली को आबाद करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एंटीजन पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं को पहचानने में सक्षम है। टी लिम्फोसाइट्स थाइमस से प्राप्त होते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्लीहा तक जाते हैं। वी लिम्फोसाइट या वी कोशिकाएं अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। टी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो एक विशिष्ट एंटीजन के लिए विशिष्ट होती हैं। एंटीबॉडी प्रतिजन को बांधना है और इसे अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए लेबल करता है। सफेद और लाल दोनों तरह के गूदे में लिम्फोसाइट्स और प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। ये कोशिकाएं एंटीजन मृत कोशिकाओं और मलबे को निगलकर और पचाकर उनका निपटान करती हैं, जबकि प्लीहा मुख्य रूप से रक्त को छानने का कार्य करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं और
प्लेटलेट्स को भी संग्रहित करता है। ऐसे मसलों में जहां अत्यधिक रक्तस्राव होता है, प्लीहा से लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेज निकलते हैं। मैक्रोफेज सूजन को कम करने और घायल क्षेत्र में रोगजनकों या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त के घटक हैं जो रक्त के थक्के को, खून की कमी को रोकने में मदद करते हैं। रक्त की हानि की भरपाई में मदद करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं को प्लीहा से रक्त परिसंचरण में छोड़ा जाता है। रक्त लसिका एवं उसके कार्य। खून शरीर के सभी हिस्सों में मौजूद होता है। यह शरीर की करोड़ों कोशिकाओं तक खाना और द्रव पहुंचाता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। इसी तरह यह सभी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। ऊतकों से अनचाहे पदार्थ को लीवर, गुर्दों, त्वचा और आंतों तक पहुंचाता है, जहां से ये शरीर के बाहर फेंका जाता है। खून में ग्लोब्यूलिन में मिटा हुआ है, जरा बताइए क्या लिखा हुआ है? ग्लोब्यूलिन सही पढ़ा है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और सफेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं जो शरीर की बीमारी आदि से सुरक्षा करती हैं। खून में चोट ठीक होने में भी मदद मिलती है। जब चोट से खून बहे तो खून की नलियों को बंद करके खून को रोकने का कार्य भी ये खुद ही करता है। सब तरफ संचरण के कारण खून शरीर का तापमान बनाए रखने का काम भी करता है, पर इसके संचरण में कीटाणु और कैंसर की कोशिकाएं भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं। खून पूरे शरीर में नलियों में घूमता है। इन नलियों को धमनियों और सिराएं कहते हैं। धमनियां शुद्ध किया हुआ खून दिल से लेकर सब तरफ पहुंचाती हैं। सिराएं सब ओर से उपयोग किया गया प्रयुक्त खून इकट्ठा करती हैं। खून इसी इच्छित परिसंचरण तंत्र में ही घूमता है, परंतु छिद्रित कोशिका नलियां होती हैं जिससे सफेद रक्त कोशिकाएं और द्रव अंदर बाहर जा सकता है। द्रव से लसिका बनती है जो लसिका तंत्र द्वारा फिर संचरण में आ जाता है। लसिका में कुछ पोषक तत्व और कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। जब भी शरीर में चोट लगती है, हमें वहां कुछ सूजन सा दिखाई देता है। इस शोथ से कोशिका के छेद कुछ बड़े हो जाते हैं, जिससे और ज्यादा सफेद रक्त कोशिकाएं और द्रव इनमें से निकलकर बाहर आ सकते हैं। जब सफेद कोशिकाएं दुश्मन जीवाणुओं को खात्मा कर लेती हैं तो वो संचरण में वापस आ जाती हैं। कभी कभी जब ये कोशिकाएं शोथग्रस्त ऊतकों में फंसी रह जाती हैं तो रक्त संचरण में वापस नहीं आ पाती। सफेद रक्त कोशिकाएं 5 तरह की होती हैं। ये शरीर के बचाव के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। खून में उपस्थित प्रोटीन ग्लोब्यूलिन भी शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन और गैसों का आदान प्रदान। खून की लाल कोशिकाओं के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हीमोग्लोबिन
कहते हैं। इसी पदार्थ के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक वैसे ही जैसे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हीमोग्लोबिन गैसों को अपनी ओर खींचता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों को हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेती है। हीमोग्लोबिन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके ले जाता है। फेफड़ों में इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड खून से अलग होती है और सांस द्वारा अंदर ली गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। इस तरह गैसों के हीमोग्लोबिन के अंदर बाहर जाना गैसों वहां पर घनता या कमी विरलता पर निर्भर करता है। डिफ्यूजन के कारण गैस के कण उस ओर खींचते हैं जिससे और उसका घनत्व कम होता है। पोषक तत्वों की यातायात। एक स्वस्थ इंसान में खून में पोषक तत्वों का स्तर लगभग स्थिर होता है। खून में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अन्य प्रोटीन, वसा, खनिज, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। विभिन्न अंग खून में अलग अलग जरूरी पदार्थ लेते छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि कई और पदार्थों के साथ साथ खून में से आयोडीन भी लेती है। इस तरह खून शरीर का आम संचरण का एक माध्यम है। दवाइयों को उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने के लिए भी हम इसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। मैम बस इसमें इसको रिपीट बस रिवीजन मिलेंगे कि जो हमारा ये स्प्लीन है इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, ब्लड का ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है, फिर स्प्लीन में ही हमारे क्या हो रहा है कि स्प्लीन का वर्क आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम अभी आ रही है, नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस कि एक अंग है जो हमारे किडनी के ऊपर है और आगे से स्थिति देखें अपने फ्रंट से तो जो हमारा डायफ्राम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें स्टमक के पास है, जो अमाशय का हिस्सा है वहां पर है। स्प्लीन में क्या चीज, स्प्लीन किसको बनाता है? स्प्लीन से में ही हमारी डब्ल्यूबीसी भी का भी उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम टोटल में पूछें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब कहाँ निर्माण हो रहे हैं, कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से बेस में? तो ये सब हमारे बोन मैरो में हो रहे हैं। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है? वो हमारे बोन मैरो से होता है, जो हड्डियों के बीच का हिस्सा है वहां पर। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा जब भी कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, जस्ट लाइक कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट, हार्ट अटैक या कोई टिपिकल केसेस और भी हैं बहुत सारे, इन सब में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले डाउन होता है। ठीक है, इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी का मीन्स डब्ल्यूबीसी कम होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या है? रोग प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य इकाई है, बेसिक यूनिट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमने एंटीजन, हमने कल 2 वर्ड्स राइट डाउन कराए थे, एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन
और एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या है? डिजीज, एनी टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज है। तो हमारी बॉडी में यदि एंटीबॉडीज प्रॉपर मात्रा में होंगे तो एंटीजन हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। कोरोना वायरस में क्या था? जिसका इम्यूनिटी डाउन थी उसी पर कोरोना वायरस का अटैक जल्दी हो रहा था। या ये कह दे कि जिन पर कोरोना वायरस का अटैक हो गया वो लोग जल्दी से ठीक नहीं हो रहे थे। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी ठीक है, डब्ल्यूबीसी यदि हमारी बॉडी में ठीक मात्रा में काम कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से जल्दी अफेक्टेड नहीं हो सकती। ठीक, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी भी सही हो, व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी क्या है? आरबीसी हमारे हीमोग्लोबिन का सिंबल है। आर रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रेड ब्लड सेल का जो, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? करने में हीमोग्लोबिन हमें सपोर्ट करता है। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ही उसे हमारे टिश्यूज तक ले जाते हैं। और जब मैडम आपकी आवाज बीच बीच में कट रहा है। अभी देखिए, अभी कट रही है जी मैम, ब्रेक हो गई। हीमोग्लोबिन के बारे में जो बताया वो नहीं समझ में आया मैम। एक बार हम लेफ्ट करके इसको ज्वाइन करते हैं। हेलो, अभी आ रही है आवाज क्लियर? चलिए ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वेदर चेंज है, फॉगिंग हो रही तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी की। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी क्या है? एंटीबॉडीज है। एंटीजन क्या है? डिजीज है। आरबीसी क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हम ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ले जा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाते हैं। ठीक है,
प्लेटलेट्स क्या हैं? जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है कि ब्लड में क्लॉटिंग्स ना आए, ये प्लेटलेट्स का वर्क हो गया। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, जो प्रॉपर मात्रा में होगा, प्रॉपर क्वांटिटी यदि प्लाज्मा की बॉडी में है तो ही हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं सेल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, जो हमें अपनी डाइट है वो डाइट ऐसी लेनी है जिसमें हमारी प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सभी बढ़े, जिनकी मात्रा अधिक हो या सही मात्रा में हमारी बॉडी में बने। तो इसमें एक तो हमें अपनी डाइट ठीक रखनी है, सेकंड नंबर पे हमें प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम से भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों प्रॉपर वे में वर्क करते हैं और क्लॉटिंग्स की प्रॉब्लम होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि जब प्रॉपर ऑक्सीजन लेते हैं तो क्लॉटिंग्स बनते ही नहीं, ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो करना होता है। ठीक है, तो दो चीजों की हमें जरूरत है, एक डाइट हमारी ठीक हो, सेकेंड हमारा प्राणायाम ठीक, बस इतना ध्यान रखना। चलिए अब आगे पढ़ेंगे पाचन तंत्र। सुष्मिता जी पढ़िए आगे। पाचन तंत्र लार ग्रंथियां, पाचक रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, अवशोषण एवं आत्मसातीकरण, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है और सारे अग्नाशय से एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचाता है। पित्ताशय से पित्त को लाने वाली वाहिनी इस अग्नाशय वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बाइल डक्ट बन जाती है। उसी के मुख द्वारा अग्नाशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंचते रहते हैं। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नल और सहयोगी ग्रंथियों, यकृत, अग्नाशय आदि आहार नल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय है। पाचन मुख्य लेख। पाचन आहार पदार्थों के विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल है। सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। किसी में कोई घटक अधिक होता है, कोई कम। हमारा शरीर भी इन्हीं अवयवों का बना हुआ है। शरीर का 2-3 भाग जल है। प्रोटीन शरीर की मुख्य वस्तु है जिसमें अंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में रहता है जिसकी मांसपेशियों को सदा आवश्यकता होती है। वसा की भी अत्यधिक मात्रा शरीर में एकत्र रहती है। विटामिन और लवणों की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं के उचित संपादन के लिए होती है। हमारा शरीर ये सब वस्तुएं आहार से ही प्राप्त करता है। हाँ, आहार में मिलने वाले अवयवों का रासायनिक रूप शरीर के अवयवों के रूप से भिन्न होता है। अतएव आहार के अवयवों को शरीर पाचक रसों द्वारा उनके सूक्ष्म घटकों में विघटित कर देता है और उन घटकों का फिर से संश्लेषण करके अपने लिए उपयुक्त अवयवों को तैयार कर लेता है। यह काम अंगों की कोशिकाएं करती है। जो घटक उपयोगी नहीं होने उनको ये छोड़ देती है। शरीर ऐसे पदार्थों को मल, मूत्र, स्वेद और श्वास द्वारा बाहर निकाल देता है। पाचन का प्रयोजन है आहार के गुण अवयवों को साधारण घटकों में विभक्त कर देना। यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, आमाशय में जठर रस द्वारा, ग्रहिणी में अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस तथा पित्त बाइल द्वारा, क्षुद्रांतों में आंत्र रस, सॉस एंटेरियस द्वारा संपादित होता है। इन कार्यों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जाता है। आरंभिक पाचन। मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उसमें लार मिलता रहता है जिसमें टाइलिन
नामक एंजाइम मिला रहता है। यह रस मुंह के बाहर स्थित कपोल ग्रंथि और अधोहन्य तथा अधोजीव ग्रंथियों में बनता है। इन ग्रंथियों में विशेषकर आहार को चबाते समय उनकी वाहिनियों द्वारा लार रस मुंह में आता रहता है। इसकी क्रिया क्षारीय होती है। उनके टाइलिन एंजाइम की रासायनिक क्रिया विशेषकर कार्बोहाइड्रेट पर होती है, जिसमें उसका स्टार्च पहले डिटॉक्सिन में और तत्पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। साधारण ईख की चीनी में भी वही परिवर्तन होता है। आहार के ग्रास को गीला और स्निग्ध करना भी लार का मुख्य कार्य है, जिसमें वह सहज में निगला जा सके और पतला ग्रास नाल में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाए। निगलने की क्रिया मुख के भीतर जिह्वा की पेशियों तथा ग्रसनी की पेशियों द्वारा होती है। जिह्वा की पेशियों के संकोच में जिह्वा ऊपर को उठकर तालू और जिह्वा पृष्ठ पर रखे हुए ग्रास को दबाती है, जो वहां में फिसलकर पीछे ग्रसनी में चला जाता है। तुरंत ग्रसनी की पेशियां संकोच करती है और ग्रास घंटी ढक्कन पर होता हुआ ग्रास नली असोफोगस में चला जाता है, जहां उसकी भित्तियों में स्थित वृत्ताकार और अनुदैर्घ्य मूत्र सूत्र अपने संकोच और विस्तार से उत्पन्न हुई आंतरिक गति द्वारा उसको नाल के अंत तक पहुंचा देते हैं और ग्रास जठर द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय के विभिन्न भाग। आमाशय में पाचन की क्रिया जठर रस द्वारा होती है। आमाशय की श्लेष्मल कला की ग्रंथियां यह रस उत्पन्न करती है। जब आहार आमाशय में पहुंचता है तो यह रस चारों ओर की ग्रंथियों में आमाशय में ऐसी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है जैसे उसको उंडेला जा रहा हो। इस रस के दो मुख्य अवयव पेप्सिन नामक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीनों पर होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। इस क्रिया से प्रोटीन पहले फूल जाता है और फिर बाहर से गलने लगता है। इन कारण ग्रास का भीतर का भाग देर से गलता है। इसमें लार के टाइलिन एंजाइम की क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक लार का सारा क्षार आमाशय के अम्लिक रस द्वारा उदासीन नहीं हो जाता। जठरीय रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले मेटाप्रोटीन बनता है, फिर यह प्रोप्टोसाइट्स में बदल जाता है। प्रोटोयोजेस फिर पेप्टोन में टूट जाता है। इससे अधिक परिवर्तन नहीं होता। जठरीय रस में दो और एंजाइम भी होते हैं, जिनको अमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को गलता है और लाइपेज वसा को। इसमें दूध को फाड़ने वाला एक एंजाइम रेनिन भी होता है। इसमें हल्की जीवाणुनाशक शक्ति भी होती है। जठरीय रस का स्राव मुख्य तथा तंत्रिका मंडल के अधीन है। शरीर क्रिया विज्ञान के विख्यात रूसी विद्वान पेवलोव के प्रयोग ने इस संबंध में बहुत प्रकाश डाला है। उनसे प्रमाणित हो चुका है कि आहार पदार्थों की सुगंध नाक से सूंघने और उनको नेत्रों में देखने से रस का स्राव होने लगता है। यही कारण है कि उत्तम आहार पदार्थों के बनने की गंध से ही भूख मालूम होने लगती है तथा उनको देखने में क्षुधा बढ़ जाती है। जीभ पर लगाने से तुरंत खाने की इच्छा होती है। यदि आहार पदार्थ उत्तम या रुचिकर नहीं होते तो भूख मर जाती है। ऐसे आहार का पाचन भी उत्तम रीति में नहीं होता। उससे रस का स्राव भी कम होता है। जठरीय रस की क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। मांस, अंडा, मछली, दूध के पदार्थों आदि के आमाशय में पहुंचने पर रस का स्राव होता है। नमक, बर्फ या कंकड़ आदि खाने को दिए जाए तो स्राव नहीं होगा। अग्नाशय पाचन, पैनक्रियाटिक डाइजेशन पढ़ू मैं? इसमें देख, यहाँ पे हमने चार्ट पहले तो समझ ले कि जब भी हम डाइट लेते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते, फूड इनटेक करते हैं, तो फूड को डाइजेस्ट करने में कितनी चीजें सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट टाइलिन,
जो हमारी लाल ग्रंथि है, सलाइवा है, टंग से जो सलाइवा सिक्रेट होता है, टाइलिन जिसे बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट। सेकेंड, लीवर से निकला, सेकेंड लीवर बाद में आएगा, सेकेंड में आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्टमक में काम करता है एंजाइम्स के रूप में, और पेनक्रियाटिक जूस। ठीक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और गैस्ट्रिक जूस है। स्टमक में दो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दो या अम्ल, जो भी बोलना हिंदी इंग्लिश में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस, ये स्टमक में क्या करते हैं, जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें आता है लीवर से निकलता है बाइल जूस। तो बाइल जूस जो लीवर से निकलता है कलेक्ट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। पहले क्या हुआ, सलाइवा जो टाइलिन टंग से निकला फर्स्ट, सेकंड स्टमक में भोजन जो पहुंचा तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीन ने सपोर्ट किया भोजन को टुकड़ों में डिवाइड करने का, पीसेस में कट करने का। इसके बाद लिवर से निकला जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से निकल रहा है। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जिसमें इंसुलिन भी मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर के नीचे से इन दोनों का मर्ज हुआ, ये पांच चीजें भोजन को पचाने में सहायता करती है। टाइलिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। ठीक है, फाइव चीजें, 5 थिंग्स आर सपोर्टेड टू डाइजेस्टिव आर फूड। ठीक है, या डाइजेशन आर फूड, अपने फूड को डाइजेस्ट करने में ये 5 चीजें सपोर्ट करती हैं। अब आते हैं कि जो हम भोजन लेते हैं उसको अलग अलग कौन करता है, मेन चीजों में जो हमारे मेन 6 कंटेंट है मॉडर्न डाइट के। ठीक है, क्या कंटेंट भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, जिसे कार्ब्स भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, देन वाटर। ये 6 कंपोनेंट्स है मॉडर्न डाइट के। प्रोटीन, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट जिसे वसा बोलते हैं, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स, 6th नंबर में वाटर आता है। ये मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट्स हैं। जो भी हम लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं ये इन्हीं पर डिफाइन किया जाता है डाइट को। अब नेक्स्ट आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हमारे भोजन से अलग कौन करता है, डाइट से जो हमने भोजन लिया उससे कार्बोहाइड्रेट कैसे अलग होगा, प्रोटीन कैसे अलग होगा, और जो हमारा फैट है वो कैसे अलग किया जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट में हमारा, कार्बोहाइड्रेट को भोजन से कौन अलग करता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है लाइपेज, सॉरी एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को भोजन से अलग निकालता है। फिर लाइपेज क्या है, ये वसा को, फैट को अलग करता है। ठीक है, प्रोटीन को कौन अलग करता है, प्रोटीन को तोड़ता कौन है, प्रोटीन को पेप्टोन। कार्बोहाइड्रेट को फर्स्ट लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन करता है भोजन में, एमाइलेज। प्रोटीन को पेप्टोन, ठीक, और फैट को लाइपेज। ठीक है, दूध को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, रेनिन। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह के एंजाइम्स है सब। मैम फैट को क्या करता है, फैट को सब डाइजेस्ट करने में, अलग करने में सपोर्ट करता है हमारा लाइपेज। ठीक है, और दूध को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, रेनिन। तो ये क्या है, इन सब के कारण ही हम जो भोजन लेते हैं वो, अब बोलते हैं ना कि प्रोटीन कम है हमारी बॉडी में, कभी होता है आयरन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट कम है, कभी होता है कि कैल्शियम कम है, कभी आयरन कम है,
कभी विटामिन्स कम है, कभी मिनरल्स में कोई चीज कम है, कभी फैट कम है या अधिक है। तो ये सबके ये 6 जो मॉडर्न डाइट के कंपोनेंट्स हैं, इसी के अंदर इन सबको डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो ये क्या है कि भोजन तो हम एक साथ लेते हैं, लेकिन भोजन में से हम क्या गेन कर रहे हैं, भोजन में प्रोटीन को गेन कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट को, या एक साथ सभी चीजें हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में जा रही हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि भोजन में सभी चीजों को शामिल करें। मात्रा अधिक किसकी रखनी है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की मात्रा भोजन में अधिक होती है। फिर 3rd नंबर पे होती है फैट की मात्रा, जो जिस सीक्वेंस में रखे गए हैं उसी सीक्वेंस में सबका इंपॉर्टेंस है। फिर 4th नंबर पे है हमारा विटामिन है, उनकी मात्रा बहुत कम है, उनकी मात्रा mm में है, मिलीग्राम में है। ठीक है, ग्राम में या मिलीग्राम में। फिर उसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में क्या है, जैसे हमारे फास्फोरस, आयरन, ये सब मिनरल्स के अंदर आते हैं सब। ठीक है, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद लास्ट है वाटर। वाटर को लास्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि वाटर के बिना कोई भी कंपोनेंट डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जब वाटर की, चाहे हम कितना भी अच्छा फूड इंटेक कर ले, यदि हमने प्रॉपर मात्रा में वाटर इंटेक नहीं किया है तो फिर हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा। या ये कह दे कि फूड से मिलने वाले जितने सप्लीमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, बस करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, जब भोजन करना है, भोजन में लिक्विड कुछ भी ले ले। भोजन में आप दाल लेते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी लेते हैं, सैलड्स लेते हैं, सब में वाटर है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वाटर पीने को मना किया जाता है भोजन करते समय। वो वहां पर 20 मिनट्स या हाफ एन आवर के बाद ही पीजिए पानी। इसके अलावा भोजन ऐसा ले जिसमें पानी की मात्रा ठीक हो, और जो पानी लेते हैं वो भी हम सही मात्रा में लें। जब पीना है तब सही मात्रा में पिए। तो वाटर इनटेक करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? अर्ली मॉर्निंग, सही मात्रा में। अगर मॉर्निंग में 9 AM तक, 9 बजे तक आप पानी पीते हैं, नींबू पानी, शहद पानी या जूस पीते हैं, जो भी वाटर इनटेक करना है मॉर्निंग में ले करते हैं, तो वो बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मॉर्निंग का जो वाटर इनटेक करने का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर कर देता है, डिटॉक्सिफाइड बॉडी कर देता है। ठीक है, इसके बाद पानी कब लेना है? सैलेड, फूड के, सैलेड और फ्रूट्स के फॉर्म में भी पानी जाएगा आपकी बॉडी में। फ्रूट्स में भी क्या है? सबसे ज्यादा पानी है। कोई भी फ्रूट्स, केवल बनाना, केला को छोड़ दे, इसके अलावा सब में पानी है। ठीक है, सभी में पानी है। यदि आप फ्रूट्स लेते हैं 1 kg तो 700 ग्राम, 700 उसमें पानी है। ठीक है, तो वो भी आपका एक तरह से वाटर इनटेक हो गया। फिर जो सैलेड लेते हैं उसमें भी पानी है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं जस्ट लाइक बॉटल गार्ड, ठीक, या और भी ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, उनमें भी पानी है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं जो हम भोजन लेते हैं, जब प्रॉपर डाइट ले ले, भोजन ले ले, फूड इनटेक कर ले, तो उसके बाद 20 to 30 मिनट्स के बाद जो सिंपल पानी, सिंपल वाटर इनटेक करते हैं वो तभी लेना है, कम से कम 20 to 30 मिनट्स गैप के बाद, जब हम प्रॉपर फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, फूड के साथ कभी सिंपल वाटर नहीं लेते हैं, क्योंकि फूड के साथ जब सिंपल वाटर लेते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को खराब कर देता है। तो ये क्या था, ये हमने बताया कि कैसे हमारी बॉडी में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, और फिर भोजन में जो हमारे 6 मॉडर्न खाने के बाद कितने टाइम ले, कोई 2.5 घंटा बोलते हैं, कोई 1 घंटा बोलते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम क्या है खाने के बाद? एग्जैक्ट टाइम है 20 to 30। ठीक है, अब बहुत गरिष्ठ भोजन किया है, हैवी डाइट ली है, तो हैवी डाइट जितनी ली हो उतना पानी थोड़ा देर से ले, तो भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार हमने बिल्कुल लाइट फूड लिया है
तो हम बस 20 to 30 मिनट्स के बाद पानी ले लें। कई बार होता है बहुत हैवी भोजन ले लिया है हमने, तब क्या करते हैं कि थोड़ी देर भोजन के बाद पानी देर से लेना, अपनी जल्दी भोजन डाल ये राजू करके जिनकी भी आइडिया आ रही प्लीज इसे म्यूट कर कीजिए। हेलो प्लीज ये राजू करके जिनकी आइडिया आ रही इसे म्यूट कीजिए। कैसा लगता है आपको अपनी बेटी को यहाँ डांस करते हुए? ये देवनाथ भैया कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, प्लीज अपने से म्यूट कर दीजिए। जो भी क्लास को मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक इनका, क्योंकि ये सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं, शुरू से बहुत तकलीफ झेली है हमने, पर हौसला नहीं तोड़ा। हेलो डिस्टर्ब में पता नहीं कहाँ है सुन नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ने जो अपनी बात डिस्कस करनी थी पहले, कल हम लोग क्लास को मंडे को करेंगे। और हमको लग रहा है देवनाथ भैया भी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इस समय, नहीं तो वो अपने से म्यूट कर देते हैं, हो सकता है इधर उधर हो। चलिए कोई बात नहीं, सब बैठते शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करते। आपको कि आपने जो ताकत अपनी बेटी को दी है और उन्होंने जो ताकत आपको दी है, क्योंकि जिस तरह वो मुस्कुरा रही है ना, वो यहाँ आई है हमारा तरस मांगने कि वो कुछ ऐसे कहेगी तो हम अपना दिल ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो आई है डांस करने, और ये जस्ट हैपेंस टू बी कि